हमारे जीवन का आधार जल है। जल जिसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। मानव शरीर का 60% भाग जल ही है। मानव शरीर में 99% भाग में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस है। इसी प्रकार 0.85% भाग मानव शरीर का क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर से बना हुआ है। हमारे आसपास जो वायुमंडल है इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस हैं। हमारे आसपास जो हरे पौधे हैं इनमें पाया जाने वाला क्लोरोफिल जो मैग्नीशियम का यौगिक है। मानव शरीर में बहने वाला जो रक्त है इसमें हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहक है और यह हीमोग्लोबिन आयरन का यौगिक है। तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास कई ऐसे जैविक तंत्र में हम बहुत सारे तत्व एवं उनसे बने यौगिकों को देख रहे हैं। साथ ही साथ अपने दैनिक जीवन में हम कई ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे गहनों में सोना, चांदी, प्लेटिनम का प्रयोग, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट, आयोडीन के समस्थानिकों का प्रयोग, सोलर पैनल में सिलिकॉन का प्रयोग, सिक्कों में निकिल का प्रयोग, मिश्र धातु जैसे पीतल में कॉपर एवं जिंक है, कांसा में कॉपर एवं टिन है, विद्युत बल्ब में ऑर्गन गैस है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन है, उर्वरकों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है। तो आप देख रहे हैं कि कितने सारे तत्व एवं इतने सारे तत्वों से बने हुए यौगिकों से हम घिरे हुए हैं। प्रकृति ने जब सजीवों की रचना की तो कार्बनिक जगत, अकार्बनिक जगत दोनों का सहयोग लिया। तो आप ये सोचिए कि इतने सारे तत्वों का प्रयोग हम विभिन्न यौगिकों के रूप में अपने दैनिक जीवन में कर पा रहे हैं। तो इन सभी तत्वों को क्रमबद्ध करना, उनको व्यवस्थित करना वैज्ञानिकों के लिए कितना कठिन कार्य रहा होगा। कई वर्ष पहले हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इतने सारे तत्व एवं उनके यौगिकों का प्रयोग इन रूपों में हम अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का अथक प्रयास, गहन अध्ययन की ही देन है कि आज आधुनिक आवर्त सारणी का जन्म हुआ। इस आवर्त सारणी के द्वारा ही हम विभिन्न प्रकार के यौगिकों के, तत्वों के गुणों का अध्ययन कर पाते हैं एवं उन गुणों के आधार पर उनका उपयोग विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में कर पाते हैं। आखिर इस तरह तत्वों का वर्गीकरण करना क्यों आवश्यक है? तत्वों का सरल एवं क्रमबद्ध अध्ययन करने के लिए, नए तत्वों की खोज के लिए, तत्वों के भौतिक गुणों के सत्यापन के लिए, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आवर्तिता का अध्ययन करने के लिए। इस तरह से हम देखते हैं कि जब तत्वों को क्रमबद्ध एवं सारणीबद्ध किया गया तो उनका अध्ययन करना बहुत ही आसान हो गया। आज जो हम आवर्त सारणी देख पाते हैं उसका इतिहास बहुत ही रोचक है। लेवोजियर ने सन 1789 में सबसे पहले रासायनिक तत्वों की एक सूची प्रकाशित की जिसमें 33 ही तत्व थे। उन्होंने अपने तत्वों के वर्गीकरण का आधार रासायनिक अपघटन को माना। डोबेराइनर्स ट्रायड, डोबेराइनर्स त्रियक नियम। सन 1829 में जर्मन वैज्ञानिक जॉन डोबेराइनर ने त्रियक नियम प्रस्तावित किया। इसमें उन्होंने समान गुण वाले 3 तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रम के आधार पर व्यवस्थित किया। इसमें उन्होंने पाया कि जो बीच वाले तत्व का परमाणु भार है वह शेष दोनों तत्वों के
परमाणु भार का औसत मान है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम एवं पोटेशियम के परमाणु भारों का औसत मान 23, जो कि सोडियम का परमाणु भार है। परंतु डोबेराइनस त्रियक नियम सभी तत्वों के लिए सफल नहीं हो पाया, क्योंकि यह संभव नहीं था कि इतने सारे तत्वों का त्रियक बनाया जा सके। तत्वों के वर्गीकरण का दूसरा प्रयास सन 1862 में A.D. चेनकोटोइस द्वारा किया गया। उन्होंने ये देखा कि एक ऊर्ध्वाधर बेलन के अक्ष के लंबवत सतह पर 16 रेखाएं बनाकर बेलन के अक्ष के 45 अंश पर कुंडलित वक्र या हेलिक्स बनाया। इसमें उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया। इसे उन्होंने टेल्यूरिक हेलिक्स मॉडल कहा। इसमें उन्होंने देखा कि जिन तत्वों के परमाणु भार में 16 या 16 के गुणनफल का अंतर है, वे तत्व एक समान लंबवत तल पर स्थित हैं एवं उनके गुण भी एक समान हैं। टेल्यूरिक स्क्रू या टेल्यूरिक हेलिक्स मॉडल में तत्वों के गुणों की आवर्ती पुनरावृत्ति के बारे में समझाया। क्या आप कुछ धुन सुन पा रहे हैं? आप सोचेंगे कि हम रसायन विज्ञान पढ़ते पढ़ते इस तरह सुरों में कहाँ चले गए। जी हाँ, तत्वों के वर्गीकरण के इतिहास का यह बहुत ही रोचक पक्ष है कि संगीत के सुरों का भी इन तत्वों के खोज में बहुत ही महत्व है। न्यूलैंड का अष्टक नियम सन 1865 में न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया। इसमें उन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया। जिस प्रकार संगीत के स्वरों में प्रथम एवं 8वें स्वर एक समान पाए गए, वैसे ही जब उन्होंने तत्वों को व्यवस्थित किया तो प्रथम तत्व एवं 8वें तत्व के गुण भी समान पाए गए, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम। तो लिथियम एवं सोडियम के गुण एक समान पाए गए। परंतु न्यूलैंड के अष्टक नियम को भी बहुत अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसके क्या कारण हैं? सभी तत्वों के परमाणु भार ज्ञात नहीं थे, सभी तत्वों के परमाणु भार सही नहीं थे, और जब निष्क्रिय गैसों की खोज हुई तो ये देखा गया कि प्रथम तत्व एवं 9वें तत्व के गुण एक समान हैं। तत्वों के वर्गीकरण संबंधी अगला प्रयास जर्मन वैज्ञानिक लोथर मेयर द्वारा सन 1869 में किया गया। इसमें उन्होंने परमाणु आयतन एवं परमाणु द्रव्यमान के मध्य एक ग्राफ खींचा। यहाँ उन्होंने देखा कि जिन तत्वों के गुणों में समानता है, वक्र में उनका स्थान भी समान है। जैसे इस ग्राफ में प्रबल धन विद्युती तत्व वक्र के शीर्ष पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। कम धन विद्युती तत्व जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम वक्र के उतार पर हैं। हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वक्र के चढ़ाव पर हैं। कुछ ऐसे तत्व सिलिकॉन, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर वक्र के गर्त में स्थित हैं। लोथर मेयर द्वारा एक नियम प्रतिपादित किया गया कि तत्वों का परमाणु आयतन उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। यहाँ उन्होंने सबसे पहले आवर्ती शब्द का प्रयोग किया, जो मेंडलीफ को
अपने आवर्त सारणी को सरल तरीके से प्रस्तुत करने में बहुत अधिक सहायक बना। सन 1869 में ही रूसी वैज्ञानिक डिमित्री मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को क्रमबद्ध एवं सरल तरीके से प्रस्तुत किया। उन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया एवं सारणीबद्ध कर प्रस्तुत किया। उन्होंने इसे आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल कहा। उनके इस सारणी में ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज खंड हैं। ऊर्ध्वाधर खंडों को उन्होंने समूह, वर्ग या ग्रुप कहा। क्षैतिज खंडों को आवर्त या पीरियड कहा। उन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे मेंडलीफ का आवर्त नियम कहते हैं। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन क्या है? एक निश्चित अंतराल के बाद गुणों की पुनरावृत्ति। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में 1 से लेकर 8 तक वर्ग बनाए। बाद में आधुनिक मेंडलीफ की आवर्त सारणी में रैमसे वैज्ञानिक ने निष्क्रिय तत्वों के लिए एक 9वां स्तंभ प्रस्तुत किया। मेंडलीफ ने 1 से लेकर 7 तक समूहों को ए एवं बी उप समूहों में विभक्त किया एवं 8वें वर्ग में 3-3 तत्वों का सेट बनाया और 8वें वर्ग में 9 तत्वों को रखा। मेंडलीफ द्वारा दिए गए आवर्त सारणी में 1 से लेकर 7 तक समूहों में समूह ए के तत्वों को डिब्बे में बाईं ओर ऊपर एवं समूह बी के तत्वों को डिब्बे में दाईं ओर नीचे रखा गया। मेंडलीफ के आवर्त सारणी की उपयोगिता। तत्वों के अध्ययन में सहायक। मेंडलीफ द्वारा समान गुण वाले तत्वों को एक साथ रखा गया जिससे उनके अध्ययन में बहुत अधिक सहायता मिली। जब मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी को बनाया था उस समय केवल 63 तत्व ही ज्ञात थे। नए तत्वों की खोज में सहायक। मेंडलीफ ने जब आवर्त सारणी अपनी दी थी उसमें उन्होंने कुछ रिक्त स्थान भी छोड़े थे। इन रिक्त स्थानों में उन्होंने भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों की भविष्यवाणी भी की थी। इन अज्ञात तत्वों को उन्होंने एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन नाम दिया। बाद में जब इन तत्वों की खोज हुई, एका बोरॉन स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम गैलियम और एका सिलिकॉन जर्मेनियम के रूप में पाया गया और उन्होंने जिस प्रकार से गुणों की भविष्यवाणी की थी इन तत्वों के गुण वैसे ही पाए गए। परमाणु भार ज्ञात करने में यदि हमें आवर्त सारणी में तत्व का स्थान ज्ञात है तो हम उसकी संयोजकता ज्ञात कर पाते हैं। संयोजकता एवं तुल्यांक भार का गुणा करके हम उसके परमाणु भार की गणना कर सकते हैं। तत्वों के परमाणु भार में संशोधन करने में भी मेंडलीफ की आवर्त सारणी बहुत अधिक सहायक सिद्ध हुई। जैसे बेरिलियम का तुल्यांक भार 4.5 और जब उन्होंने बेरिलियम की संयोजकता 3 मानी तो गुणा करने पर मान आया 13.5। तो 13.5 के लिए कार्बन एवं नाइट्रोजन के बीच का स्थान होना चाहिए, परंतु मेंडलीफ की आवर्त सारणी में देखा गया कि कार्बन एवं नाइट्रोजन के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं है। तब बेरिलियम के लिए संयोजकता 2 मानकर उसका परमाणु भार ज्ञात किया गया। बेरिलियम की संयोजकता 2 एवं उसका तुल्यांक भार 4.5 गुणा करने पर मान आया 9। तो बेरिलियम का स्थान लिथियम एवं बोरॉन के बीच पाया गया जो कि सही है।
मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष। सबसे पहला दोष है समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग वर्ग में रखा जाना, जैसे प्लेटिनम एवं सोना, कॉपर एवं मरकरी। इन्हें अलग अलग वर्गों में स्थान दिया गया, जबकि इनके गुण एक समान हैं। दूसरा दोष है विभिन्न गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में स्थान दिया जाना। क्षार धातु जैसे पोटेशियम, रुबिडियम का चांदी एवं कॉपर के साथ एक ही समूह में रखा जाना। अलग अलग गुण होते हुए भी इन तत्वों को एक ही वर्ग में रखा जाना एक बहुत बड़ा दोष पाया गया। हाइड्रोजन का स्थान। हाइड्रोजन फर्स्ट ए एवं सेवेंथ ए के गुणों से मिलता जुलता है, इसलिए उसके स्थान से संबंधित किसी प्रकार की व्याख्या नहीं हो पाई। दुर्लभ मृदा तत्वों लैंथेनाइट एवं एक्टिनाइट का स्थान। मेंडलीव के आवर्त सारणी द्वारा लैंथेनाइट एवं एक्टिनाइट के स्थान संबंधी किसी प्रकार की स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। समस्थानिकों का स्थान। समस्थानिक एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप जिसमें परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार अलग अलग हो। चूँकि मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार के बढ़ते क्रम के आधार पर बनाया गया है, तो यहाँ अलग अलग समस्थानिकों को स्थान दे पाना संभव नहीं हो पाया। अगला दोष है आठवें समूह का त्रिक। मेंडलीव ने आठवें समूह में 9 तत्वों को रखा, इनमें 3-3 तत्वों का सेट बनाया, लेकिन यह स्पष्ट व्याख्या नहीं हो पाई कि इन तत्वों को किन गुणों के आधार पर सेट बनाया गया है। निष्क्रिय गैसों संबंधी कोई जानकारी मेंडलीव की आवर्त सारणी से प्राप्त नहीं हो पाई,